नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट आज बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। हम दोनों वकील साहब आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन आप पूरा सुनेंगे। ये वीडियो के माध्यम से आप यदि पूरा सुन लिए तो आप अपने बच्चों का केयर कर सकते हैं, बच्चों के जान की सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कि अपराध वृद्ध, जवान, महिला, पुरुष होते हुए अब बच्चों के तरफ अपराध का रुख मुड़ गया। हम लोग अपना कृत्य करते हैं, बेईमानी करते हैं, मारपीट करते हैं, खामियाजा निर्दोष बच्चों को भुगतना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश हम देने जा रहे हैं। पूरा देखेंगे और सुनेंगे कि किस तरह से आपके कुकृत्यों, आपके गलत कार्यों और आपके कारण आपके बच्चा जो है, आपके मासूम बच्चे अपराध के शिकार होते जा रहे हैं। कैसे बचा पाएंगे, क्या करना पड़ेगा, तमाम चीजें इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो मैं रमेश कुमार सिंह चंदेल एडवोकेट, अपना सिविल कोर्ट वैशाली हाजीपुर पटना हाईकोर्ट में भी मेरा प्रैक्टिस है। और हमारे बगल में बैठे हुए हैं विद्वान बड़ी अधिवक्ता विनोद बाबू। तो सबसे पहले मैं वकील साहब का नाम जानना चाहूँगा। वकील साहब अपना नाम बताइए। मैं विनोद कुमार, एडवोकेट हाजीपुर। तो आप जो है सर, किस क्षेत्र में आपका प्रैक्टिस है? क्रिमिनल क्षेत्र में या सिविल क्षेत्र में? मतलब आपराधिक मुकदमे देखते हैं कि जमीनी संबंधित मुकदमे देखते हैं? क्रिमिनल साइड यानी आपराधिक किस्म के मुकदमे हमारे विनोद बाबू देखते हैं। विनोद बाबू, आज का जो मेरा चर्चा का विषय है कि 4 घटना से मैं मर्माहत हूँ। 4 घटना, 4 मुकदमा जो मैं सुना वो और देखा, आंखों से देखा, पढ़ा उसके बारे में, उससे मर्माहत हूँ। वो 4 घटना क्या है इस पर मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन जो अपराध है, अपराधी जो है आजकल मासूम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। लड़ाई है उसके पिता से, मासूम बच्चों को मार दे रहे हैं। लड़ाई है उसके दादा से, मासूम बच्चे को मार दे रहे हैं। जी, कौन है? रोक रहा था। तो विनोद बाबू, अभी जो हमारा जो बात था कि आजकल अपराधी बच्चे को अपना शिकार क्यों बना रहे हैं। मतलब अपराध जो है माता पिता करते हैं, दादा दादी करते हैं, बच्चा क्या बिगाड़ा है? कैसे कोई मासूम बच्चों की हत्या कर सकता है? इस पर थोड़ा बताइए कि अपराधी जो है बच्चों को टारगेट क्यों बना रहा है? मेरे समझ से जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जिससे लड़ते हैं, उससे वो छोटा पड़ रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। उससे हम डायरेक्ट आमने सामने होकर लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसके बच्चे को उठा लेते हैं। अगर पलवान लड़ना है तो दोनों हाथ मिला कर लड़ो, लेकिन वो कमजोर पड़ता है, अपने आप को कमजोर साबित करता है, ताकि वो उससे हम लड़ेंगे तो हम जो है पछड़ जाएंगे। इसलिए उसके बच्चे को उठा लो और उसके माध्यम से उसके आड़ में लड़ो। तो मेरा ये कहना है विनोद बाबू कि हम एक वकालत पेशा से आते हैं, बड़ा दामोदार है, न्याय व्यवस्था का पूरा दामोदार वकीलों पर है। तो वकील का रोल इसमें क्या होना चाहिए? जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, आप तमाम केसेस हम लड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन जब मासूम बच्चों के हत्यारा का केस मेरे पास आता है तो हम लोग को उसमें क्या करना चाहिए, क्या पहल करना चाहिए? हम लोग के समक्ष जो केस आते हैं लेकर लोग, उसमें तो काम करना ही है। अब गलत है या सही है, उस पर काम करने के बाद कोर्ट निर्णय लेगा कि गलत हुआ है या सही हुआ। हम लोग तो काम करने वाले हैं। जैसे कोई डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, तो अगर वो देखेंगे कि नहीं अपराधी है, अपराध करके आया है पेशेंट, तो हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो पेशेंट तो मर जाएगा। तो उससे अपराध करने वाले अगर आते हैं, वो सही है या गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन हमको उसको बचाना है। और बच्चों के हत्यारा के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? कानून कितना सख्त हो कि उस मासूम के हत्यारा कम से कम उसको बेल तक न मिले? इसके लिए क्या पहल होना चाहिए कानून की तरफ से? इस पर कोर्ट को कड़ा स्टेप लेना होगा कि हम इसमें बेल दें या न दें। जज लोग ये फैसला करेंगे। वकील तो अपनी बात रखते हैं,
पक्ष और विपक्ष दोनों वकील अपना जो अपनी अपनी बात रखते हैं, वो तो जो है निर्णय नहीं देते हैं। जज साहब को होना चाहिए, इसको हम क्या करें? जज साहब क्या करेंगे? जी। मान लिया कि कोई अपराध घटना घटता है तो उसमें पुलिस का रोल सबसे ज्यादा होती है कि उसका अनुसंधान करे और तमाम जो है सबूत कलेक्ट करे, तमाम लोगों की गवाही ले जो उससे जुड़े हुए। तो जब पुलिस अनुसंधान करने जाती है तो पैसा के रोशनी के आगे वो यह नहीं देखता है कि मासूम का हत्या हुआ है, कि वृद्ध का हत्या हुआ है, कि बीमार का हत्या हुआ है, कि जवान का हत्या हुआ है, वो नहीं देखता है। और अपराधी जो अपराध करते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, उनको ये मालूम है कि मैंने तो अपराध किया है साहब, तो वो पैसा फेंकना शुरू करते हैं। डॉक्टर को इंजरी में पैसा फेंकते हैं, पुलिस के अनुसंधान में पैसा फेंकते हैं, तमाम जगह जो सबूत इकट्ठा करने का जगह है, जो सबूत इकट्ठा करने का सोर्स है, तमाम जगह वो रुपया खर्च करते हैं। और जज साहब के पास वो सामग्री, वो मटेरियल नहीं आ पाता है जिससे जज साहब कोई निष्कर्ष तक पहुंचे। वैसी परिस्थिति में पुलिस प्रशासन के नियम कानून, जो उनके कार्य प्रणाली है, उसमें किस तरह का सुधार हो ताकि कम से कम मासूम बच्चों के हत्यारा न बचे। पुलिस प्रशासन से मेरा यही अनुरोध होगा कि वह अपने कर्तव्य को देखे, हमको क्या करना है, सही या गलत, उसमें पैसा लेकर काम करना है या नहीं लेकर करना है, सही तथ्य को उजागर करे। और हमको लग रहा है कि पुलिस किसी न किसी नेता के दबाव में आकर के और क्रिमिनल के दबाव में आकर के, या तो कहिए कि पुलिस डरपोक है, क्रिमिनल के डर से जो है उसके हित में बात को लिख देता है, पैसा लेकर लिखे या जैसे लिखे या डर के लिखे। ओवरऑल अंततः ये बात आ गया लोगों के सामने, जैसा कि हमारे वकील साहब बोलते बोलते बोल दिए कि नेता यानी सारे दामोदार कहीं न कहीं नेता पर है, नेता से है, नेता पर है, और उसी का चयन करते समय हम लोग जाति पाति और धर्म मजहब के नाम पर उसको चुन लेते हैं। तो कहीं न कहीं से संपूर्ण लायबिलिटी नेता का है, क्योंकि सारी व्यवस्था उसी से जुड़ा होता है और उसी पर आधारित होता है। अब जो है मैं 4 केसेस के बारे में आप लोगों के समक्ष रखता हूं जो मेरे आंख के सामने घटित हुए हैं। चारों का मुकदमा मैं देख रहा हूं, उसमें से एक मुकदमा में तो मैं भी हूँ। एक मुकदमा जो कोरोना काल में आप सभी ने पढ़ा था कि दिग्घी का घटना है। सहोदर भाई, 2 सहोदर भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा था, जमीन का विवाद था। भाई से डरकर दूसरा भाई जो पीड़ित है वह बाहर रहकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कमाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। कोरोना काल में किसी का बस नहीं चला, उसका मात्र 2 बच्चे थे, 2 बेटा था। कोरोना काल में जब रोजगार छिन गया, लोग आश्रय की उम्मीद में, जीवन बचाने की उम्मीद में, अपने बाल बच्चों को बचाने के कारण, बचाने की उम्मीद में अपने घर आए। और घर जब आए तो सहोदर भाई तलवार उठा के निर्मम हत्या अपने सहोदर भतीजा का कर दिए, दोनों बच्चा को साफ कर दिए। इस घटना के बाद मैं यही कहूंगा उस राक्षस भाई से कि जमीन, एक तरफ जमीन और एक तरफ 2 बच्चे, आपका भतीजा यानी बेटा, क्या मिला आपको? आप जिंदगी भर जो कृत्य आपने किया है उसके लिए खुद को क्षमा नहीं कर पाएंगे। कानून क्या करेगा आपके साथ वो तो कर रही होगी, लेकिन आप खुद को क्षमा नहीं कर पाएंगे कि जमीन और बच्चा में कहीं कोई तुलना ही नहीं। बच्चा का कोई जाति नहीं है, बच्चा को कोई रूप नहीं होता है। एक घटना तो ये है। दूसरा घटना, इसमें मैं था, प्रेम प्रसंग से जुड़ा मैटर था। प्रेम प्रसंग से जुड़ा मैटर था, लड़का जेल में था, उसकी पत्नी उसके दोस्त से उसका अफेयर हो गया। अब अफेयर तक तो समझ में आया, उसके बाद क्या हुआ कि अब दोस्त का दबाव था कि तुम मुझसे शादी करो। वो लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं रही होगी, तो उसका गोद के 5 साल के बच्चा को वो किडनैप करके और जिंदा बच्चा को गंगा नदी में फेंक। उस बच्चा का डेड बॉडी मिला था। कई लोग मुदाला बने थे, उसमें से एक का हम वकील थे। हमको पढ़ने में डर लग रहा था। वो जो FIR जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे पास एक आर्टिस्ट का हृदय, किसी घटना में मैं पहले ढल जाता हूँ और उस तरह से उसका फील लेता हूँ, फिर बाद में सोचता हूँ तो बड़ा मर्माहत हो जाता है। तो मासूम बच्चा का हत्या कर दिया। मैं उस केस के बारे में उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा,
कि प्रेम किए अच्छी बात है, फिजिकल रिलेशनशिप में गए वो भी अच्छी बात है। बच्चा क्या बिगाड़ा था आपको? वो बच्चा को जो आप मारे, आपको ममता नहीं लगे, हाथ नहीं कल्पा, आपका कैसे? आप इंसान है, मैं आपके ऊपर थूकता हूँ, आप इंसान नहीं, आप इंसान के रूप में राक्षस है। यदि आप जीवित है, मेरे वीडियो को ये देखेंगे तो जीवन भर अगर आप कल्पेंगे, प्रायश्चित करेंगे, फिर भी आपका जो ये कुकर्म है उसका कोई क्षमाधान नहीं है। तो ये दूसरा घटना। तीसरा घटना जो मैं अभी आज से 2-3 दिन पूर्व जिला जज साहब के यहाँ बैठा हुआ था कोर्ट में, तो मैं देखा कि एक आदमी 10 लाख रुपया लिए हुए था दूसरे आदमी से। वो आदमी पैसा देने में असमर्थ था या पैसा नहीं दे पा रहा था। तो पैसा जब नहीं दे पा रहा था तो वो धमकी दे रहा था बार बार कि तुम्हारा इकलौता पोता है ना, उसको हम साफ कर देंगे। वो व्यक्ति अपना पोता को बचाने के लिए चुपके से अपने 7 वर्षीय बच्चा को हॉस्टल में डाल देंगे, उसको मालूम नहीं चलेगा, मेरा बच्चा पोता सेफ रहेगा। अपराधी वहां तक पहुंच गया, हॉस्टल वाला से मिला के, चाहे बहुत लोगों को मिलाया होगा, और हॉस्टल में उस बच्चे को इस तरह से धारदार हथियार से काटा गया, मारा गया, और उसी हॉस्टल में सीढ़ी के नीचे उस बच्चा का लाश रख दिया गया। और हॉस्टल वाले जो लोग हैं वो फोन करते हैं कि आइए आपके पोता का 100 पर आप सोचिए कि जिस छोटा बच्चा को मुझे कहते मारने के लिए, मैं किसी बच्चा को नहीं मार सकता हूँ, मुझे मारने में हृदय कलप जाए, तो वो छोटा बच्चा को कैसे आप काटे होंगे? उनके लिए मैं कहता हूँ कि 10 लाख रुपया के चक्कर में आपने किसी बच्चे के जीवन छीन लिया। मुझे नहीं चाहिए। 10 लाख रुपया जो है वो आएगा जाएगा, आपने जो कृत्य किया है उसके लिए आपको भोगना पड़ेगा, यही धरती पर, यही जीवन में भोगना पड़ेगा। यह है तीसरा घटना। और चौथा घटना समस्तीपुर का है कि 2 पक्षों के बीच में विवाद था और बच्चे को इसी नदी में फेंक दिया। अब उसमें क्या है, उसका डीप में मैं नहीं जानता, लेकिन 3 केस को तो मैं भली बात ही जानता हूँ, पूरा डीप में जानता हूँ ओवरऑल। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सभी लोगों को, प्रेम किया आपने, शारीरिक सुख भोगा आपने, नुकसान किसका हुआ? बच्चा को। पैसा का लेन देन आप किए, पैसा आप दिए नहीं दिए, क्या दिए नहीं दिए उसको मतलब नहीं है, नुकसान किया हुआ किसको हुआ? बच्चा को। जमीनी बात कौन किया? आप लोगों ने किया। नुकसान को कौन कष्ट कौन भोगा? बच्चा भोगा। और बच्चा तो चला गया, जीवन भर का आपको कलंक दे गया। अब जीवन भर आप अपने कृत्यों पर पछताते रहिए, रोते रहिए, भोगते रहिए। ईश्वर तो सब देख रहे हैं, न्यायालय तो ऊपर है, और उनके दरबार में एकदम न्याय होता है, आंख के सामने होता है, और 100% शुद्ध न्याय। प्रशासन अनुसंधान करता, मैं जानता हूं कि मैं जो आपसे अपील करूंगा आप मानेंगे नहीं। आप तो घूस नाम केवलम जानते हैं और घूस की पढ़ाई ही पढ़े हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बड़ा दामोदार है आपके ऊपर। जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, अनुसंधान करता है। आपको लगता है कि मैं कलम से लिख दिया, पैसा लेके कुछ लिख दिया, उसी पर सब है, न्याय व्यवस्था उसी पर टिकी हुई होती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, सही कुछ ऐसे कृत्य हैं जिसमें तो कम से कम पैसा न देखिए, क्योंकि आज किसी और के बच्चे हैं तो कल आपके भी बच्चे होंगे, और अनुसंधान करता आप ही में से कोई होगा। तो जो आप सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जो किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं, कभी न कभी उस सिस्टम का शिकार आपको भी होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।